हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो पिछला भाग था यानी कि भाग 1 जो था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट कवर किए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और हमने उसमें आपको जो है जी के मान की बात करी थी। जी का मान ऊपर घटता और बढ़ता क्रम समझाया था। और वहाँ पर आपको ये भी समझाया था कि यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड है वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर जो उसमें किया गया कार्य है वो कितना होता है। तो W बराबर mgh/1 प्लस h/r हमने वहाँ पर बताया था। क्लियर है? यहाँ तक आपको बखूबी आपको वो समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये भी कि ये उसका सेकंड भाग है। जो हमारे आगे का पोर्शन बच गया था उसको हम इस वाले भाग में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से 7 से 8% आपके जरूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखा देगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस भाग में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपग्रह की गति को। क्या पढ़ेंगे हम? उपग्रह की गति। तो उपग्रह की जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है उसको हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट भाग की जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने इस चीज़ को आपको क्लियर कर दिया था, बहुत डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये क्या ग्रह है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसको हम कहेंगे उपग्रह। क्या कहेंगे हम? उपग्रह। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इस पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि सैटेलाइट, वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती हैं। उनको किसी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो उनको हम कहेंगे कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कक्षीय वेग की। तो कक्षीय वेग होता क्या है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक किसी वस्तु का कक्षीय वेग कितना होगा? v बराबर होता है g/1 प्लस h/re। ठीक है, ये किस में होता है? वर्गमूल में होता है इस प्रकार से। तो कितना होगा? v इजिक्वल टू वर्गमूल में g/1 प्लस h/re। ये क्या होगा? कक्षीय वेग होगा किसी भी ग्रह का या उपग्रह का। ठीक है, किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग। अब इसका जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है? परिक्रमण काल t इजिक्वल टू होता है 2 पाई, वर्गमूल में ही हमें लिखना है। ठीक है, क्या कि re प्लस h की पावर 3 यानी कि होल 3 अपॉन g कैपिटल GM। ठीक है, ये याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपके कई बार पूछे गए हैं। अब देखो हम बात करते हैं भू स्थिर उपग्रह की। अभी हमने उपग्रह की बात करी ऊपर, अब हम किसकी बात करेंगे? भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह से एक प्रश्न तो आपका जरूर बनता ही बनता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा? भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, तो ये होता क्या है इसको हम देखते हैं भू स्थिर उपग्रह को, कि किसी भी भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो 24 घंटे होता है। क्या होता है? 24 घंटे। याद रखना किसको हम भू स्थिर उपग्रह कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो और वो समान परिक्रमण काल में चक्कर लगा रहा है, यानी कि जितने समय में अपने अक्ष पे ही घूम जाती है उतने ही समय में जो उपग्रह है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाए, तो उसी को हम कहेंगे भू स्थिर उपग्रह। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपनी अक्ष पर चक्कर लगा लेती है। वह पृथ्वी तल से लगभग कितना? लगभग 36,000। याद रखना, पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। कितना होता है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी तल से ये भू स्थिर उपग्रह स्थित होता है। इसे भू संचार उपग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? भू संचार उपग्रह। भू संचार उपग्रह। ठीक है, इसको हम भू संचार उपग्रह भी कहते हैं। इसको भू स्थिर उपग्रह को। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। यदि उपग्रह पृथ्वी तल से अत्यंत निकट चक्कर लगा रहा हो, अगर कोई भी उपग्रह है और वो पृथ्वी तल से उसके निकट यानी कि पास में अगर चक्कर लगा रहा है तो तब उसका जो कक्षीय वेग होगा v0 बराबर GRE। ठीक है, अंडरवुड में कितना होगा? GRE होगा। अगर कोई भी उपग्रह पृथ्वी तल के निकट का मतलब उसके पास में लगभग h का मान कितना हो? 0 हो जाए। तो देखो h का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख दो तो RE
ये सब टोटल 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो जी आर ई अपॉन 1, तो 1 की तो कोई 1 का मतलब 1, ठीक है, वर्गमूल में निकाल रहे हैं हम। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू जी आर ई। इसका मतलब यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगा रहा है तो तब उसका जो कक्षीय वेग होगा वह v नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में जी आर ई के बराबर होगा। इसका जो मान है वो होता कितना है, इसका मान होता है 7 दशमलव, ठीक है, ये 7 है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका जो वेग होता है, जो पृथ्वी तल के निकट अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसका वेग कितना होगा, उसका वेग होगा कक्षीय वेग 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता ही है, ठीक है। अब देखते हैं परिक्रमण काल क्या होगा उसका। अब यहाँ पर परिक्रमण काल समझ लेते हैं ये। तो अभी देखो हमने परिक्रमण काल कितना था कि 2 पाई आर ई प्लस एच का पावर 3 अपॉन जी एम ई। तो एच जो है वो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर एच का मान 0, तो आर की पावर 3 ऊपर और नीचे जी एम ई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी बराबर वर्ग, यहाँ पर 2 पाई ले देते हैं, 2 पाई और वर्ग मूल में हो जाएगा ये आर ई की पावर 3 बटे जी एम ई, ठीक है। ये मान हो गया कब, जब अगर कोई उपग्रह पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगा रहा है तो उसका परिक्रमण काल हमारा ये होगा। अब देखो यहाँ पर जो ये मान है, इसके मान को अगर हम चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई, अब देखो ये कितना है ऊपर आर ई इसकी पावर 3 और नीचे क्या जी एम ई। तो जी एम ई का जो मान होता है ये कितना होता है, ये होता है जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे हम जी आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर से ये वाली पावर 3 कट जाएगी तो एक आर ई बचेगा। तो इसका मतलब टी का जो मान है वो आ गया हमारे पास 2 पाई वर्गमूल में ऊपर कितना बचा हमारे पास आर ई, ठीक है, और नीचे क्या बचा जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो परिक्रमण काल हो गया वो ये वाला हो गया कि टी बराबर 2 पाई आर ई अपॉन जी। क्लियर है, इसको नोट कर लेना। अब इसका जो मान है ये होता कितना, ये होता है 84.6 मिनट, ठीक है। जो परिक्रमण काल होता है उसका कितना होता है 84.6 मिनट होता है। तो इतने मिनट में अगर पृथ्वी के तल के निकट अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो 84.6 मिनट में वो चक्कर लगा लेगा। कितने मिनट में लगाएगा, 84.6 मिनट में चक्कर लगा लेगा। इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि परिक्रमण काल तथा कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई से में भी देखो यहाँ पर अगर उसके निकट कोई भी उपग्रह अगर चक्कर लगा रहा है या एच ऊंचाई पर लगा रहा है तो देखो यहाँ पर भी एम का मान नहीं है और यहाँ पर तो एम का मान है, तो ये निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर हम निकट की बात कर रहे हैं तो निकट में देखो, इसमें देख लो और इसमें देख लो, दोनों ही स्थिति में एम का मान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि परिक्रमण काल तथा कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। उपग्रह में भारीनता का अनुभव होता है, ठीक है। उपग्रह जो होते हैं उसमें भारीनता का हम अनुभव करते हैं। भारीनता का मतलब है कि जितना द्रव्यमान हमारे पृथ्वी तल पर होगा तो उपग्रह पर कम होगा। जैसे आप समझते भी हैं और पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी तल पर अगर हमारा वजन 100 किलो है, कितना 100 किलो है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पृथ्वी पे जो वजन है जितना भी है तो उसका 6 गुना कम जो है वो चंद्रमा पर हमारा वजन महसूस होता है। तो कम, 6 गुना कम, ठीक है, यानी कि 60% कम जो है वो महसूस होगा हमें, कहाँ पर, चंद्रमा पर। अब आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हुए किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो ये याद रखना कि अगर कोई पृथ्वी है और उस पृथ्वी के तल से अगर हम किसी भी पिंड को फेंकें और उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उस गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, वो पार कर जाए, तो उसको पार करने में उसे जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं उसकी बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको हम, बंधन ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए उपग्रह की बंधन ऊर्जा जो होती है उसका जो मान होता है वो कब, ये याद रखना। देखो अगर यहाँ से पलायन वेग यानी कि पलायन कर जाए कोई पिंड, ठीक है, किसी पलायन वेग से, तो उसको जो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है उसी हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। अगर हम पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए उपग्रह की बात कर रहे थे, जो अभी पीछे हमने ये समझाया था, तो उस उपग्रह की जो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, प्लस में होती है। ये याद रखना, प्लस का 1/2 ऊपर कितना होता है, जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई, ठीक है, ये होता है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो E इक्वल टू प्लस 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये क्या है, पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते हुए उपग्रह की बंधन ऊर्जा है। अब देखते हैं पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र है उससे r दूरी पर, कितनी, स्मॉल r दूरी पर,
स्मॉल आर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्मॉल आर दूरी पर किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी होगी, वो होती है E इज इक्वल टू माइनस का 1/2 GMEM अपॉन I। ठीक है, ये याद रखना, अगर पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर किसी भी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो E इक्वल टू होता है माइनस का 1/2 GMEM अपॉन I। पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर हमने ये बात कर ली है यहाँ पर। अब देखते हैं इसकी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। जैसे हमने पीछे अभी अधिकतम ऊंचाई की बात करी थी, ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे। अधिकतम ऊंचाई हमने पूरी डिटेल से आपको, जो हमारी इस वीडियो का फर्स्ट भाग था, यानी कि जो इससे पहली वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उस वीडियो में आप जाकर उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था और बिल्कुल सेम मान यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी क्या है, एच मैक्स यानी कि एच बराबर कितना होगा, V² RE बटे 2GRE माइनस V²। ठीक है, ये याद रखना, ये 2 है, 2GRE माइनस V²। तो H बराबर इतना मान होता है। तो ये मान हमने वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से समझाया था। प्रक्षेप्य की ये क्या है, महत्तम ऊंचाई यानी कि अधिकतम ऊंचाई होती है। प्रक्षेप्य भी मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि प्रक्षेप्य होता क्या है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पलायन वेग की। जैसे मैं अभी पलायन वेग की मैंने यहाँ पर बात करी थी कि जब पलायन करने में, यानी कि किसी पिंड को पलायन करने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए जो पलायन वेग है वो क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, वह एक ऐसा वेग, ऐसा न्यूनतम वेग जिससे हम कोई पिंड को अगर प्रक्षेपित करें, प्रक्षेपित मतलब ऊपर की ओर अगर हम फेंकें, तो पृथ्वी तल से अगर ऊपर की ओर फेंकें और ऊपर ओर जाते हुए वो गुरुत्वीय क्षेत्र को, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को ही पार कर जाए और वो पृथ्वी पर कभी भी वापस ना आए, तो ऐसे वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो याद रखना, इसको दोबारा समझ लेते हैं कि यह एक ऐसा वेग है या ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे प्रक्षेपित किए जाने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी भी वापस ना आए। तो इस वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। इसका जो मान होता है पलायन वेग का, वो कितना होता है, उसका मान होता है VE इज इक्वल टू अंडरवुड में कितना होता है, 2GRE। ठीक है, कितना होता है, 2GRE होता है। ये पलायन वेग का सूत्र है। देखो, ऊपर हमने बात करी थी कक्षीय वेग की, तो कक्षीय वेग का सूत्र क्या है, ये है V0 बराबर अंडरवुड में GRE। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, क्या है यहाँ पर, VE, इसको हम VE से डिनोट कर रहे हैं पलायन वेग को, और ये कक्षीय वेग है VO से, यानी कि V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मान है अंडरवुड में GRE और इसका मान है 2GRE। ठीक है, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर अंडरवुड 2 की मल्टीप्लाई हो गई है बस इसमें, यानी कि कक्षीय वेग में अगर हम अंडरवुड 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा पलायन वेग। तो इसका मान कितना, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और जो पलायन वेग होता है उसका जो मान होता है वो 11.2 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम किसी भी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक दें तो वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके पलायन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका कितना होता है, 7.92। तो यहाँ इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है, कितना, अंडरवुड 2 का। अगर इसी में हम वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यही फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पलायन वेग होता है वो प्रक्षेप्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना, देखो यहाँ पर भी द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए पलायन वेग जो है प्रक्षेप्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड चाहे कितना भी भारी हो, अगर उसको हम इतने वेग से फेंकेंगे ऊपर की ओर तो वो पलायन कर ही जाएगा, चाहे वो पिंड 1 किलो का हो, चाहे वो पिंड 1000 किलो का हो, चाहे वो पिंड 100 किलो का हो, चाहे वो 10,000 किलो का हो, चाहे 1,00,000 किलो का क्यों ना हो। ठीक है, या कितने भी केजी का हो, वो पिंड अगर उसका वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और पलायन हो जाएगा। क्लियर है। यदि किसी ग्रह पर वायुमंडल के अणुओं का जो वर्ग माध्यम मूल वेग है उसके तल पर पलायन वेग से अधिक हो, दोबारा समझ लेना इसको, कि यदि किसी ग्रह पर पृथ्वी के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग उसके तल पर पलायन वेग से अधिक हो तो उस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ग्रह पर वायुमंडल के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग उसके तल पर पलायन वेग से अधिक हो, यानी कि जो पलायन वेग है उसके तल पर वर्ग माध्य मूल वेग का वेग जो है वो अगर अधिक होता है तो उस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, कोई भी वायुमंडल नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
चंद्रमा पर जो वर्ग माध्यम मूल वेग है उसके अणुओं का, वहाँ पर वायुमंडल के जो अणु होते हैं, वहाँ पर जो पृथ्वी पर वायुमंडल के अणु हैं और जो चंद्रमा पर वायुमंडल के अणु हैं, तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग उसके तल पर जो स्थित पलायन वेग है उससे अधिक है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जो वर्ग माध्यम मूल वेग है वो यहाँ के पलायन वेग से क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर इसका एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो कितना है ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वो है वी ई, यहाँ पर वी एम की बात कर लेते हैं क्योंकि मून लिख देते हैं। ठीक है, ये अर्थ है पृथ्वी, तो यहाँ मून, तो पलायन वेग कितना है चंद्रमा पर है वी एम बराबर, ये याद रखना 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा पर कितना पलायन वेग है, चंद्रमा पर है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध की बात करते हैं, तो दोनों में जो रिलेशन है, किसमें, पलायन वेग में और कक्षीय वेग में। तो मैंने अभी बताया था कितना रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन की अगर बात करें तो केवल √2 गुना है। ठीक है, क्या है √2 गुना, पलायन वेग। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पलायन वेग यानी कि वी ई इज इक्वल टू √2 इंटू वी ओ। ठीक है, वी नोट। तो ये जो पलायन वेग है वो कक्षीय वेग का कितना गुना है, √2 गुना होता है। क्लियर है, यह सभी कक्षाओं के लिए सही बात है, यानी कि सत्य है। ये याद रखना आपको कि कोई भी कक्षा हो हमारी, किसी भी कक्षा के लिए, हर बात हर कक्षा के लिए ये सत्य है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो में आपको मैंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो ये चैप्टर था इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर यहाँ तक ही है। ठीक है, यहाँ तक ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ इसका फर्स्ट पार्ट में समझा दिया कुछ भाग, और कुछ भाग आपका इस सेकंड पार्ट में मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आप बहुत ज़्यादा देखते रहें, तो ये दोनों वीडियो आप जो है कंप्लीट देखना। और दोस्तों मोस्ट है इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, दोनों को लाइक जरूर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, और टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी फिजिक्स के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर केमिस्ट्री की भी वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।